हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द रिसर्च ऑनलाइन गुरुकुल। इसमें हम साइंस जूनियर लेवल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहां से आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? तो ये है रेयॉन। रेयॉन को जो है कृत्रिम रेशा कहते हैं, मानव निर्मित रेशों में से। रेयॉन पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक फाइबर है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो रेयान मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? तो वो है कृत्रिम रेशम रेयॉन। रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, विज्ञान शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत, रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करता है। विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर जो है डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रचनावाद उपागम जो है विद्यार्थियों को किसकी ओर संकेत करता है? अनुभव अधिगम उपलब्ध कराने की ओर संकेत करता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे दम घुटता है। ठीक है, तो वह गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में शरीर के अंदर पहुंच जाए तो दम घुटने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से दम घुट जाता है और मृत्यु भी हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, इसमें देखिए, भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ये चीज हमको निकालना है। भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए सीस्मोग्राफ कहलाता है। ये ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं। भूकंप लेखी सीस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। नहीं, ये सही नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं होता है भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ में। भूकंप अभिलेख का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। अगला देखिए, ये रॉन्ग है। तो इस तरीके से इसमें रॉन्ग ही चूज करना था। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा बी इस क्वेश्चन का। अगला भी देख लेते हैं हम। रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघुगणिक होता है। यह भी सही है। जो रिएक्टर स्केल होता है, जो सिस्मोग्राफ मेजर करते हैं, रिएक्टर स्केल पर मेजर करते हैं, वो कैसा, उसका पैमाना कैसा होता है? लीनियर नहीं होता, रैखिक नहीं होता, बल्कि लघुगणिक होता है, लॉगरिथमिक होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, भूकंपनी तरंगे केंद्र से उत्पन्न होती हैं, जो है
जो केंद्र होता है वहां से उत्पन्न होती है, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत ढूंढना, तो गलत आपका बी है, तो इसका आंसर जो है बी होगा। भूकंपी तरंगों को भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तत्पश्चात इससे भूकंप की तीव्रता ज्ञात की जाती है। उसके बाद जो है इससे भूकंप की तीव्रता ज्ञात की जाती है। ये जो है लॉगरिथमिक स्केल पर होता है, लघुगणक पैमाने पर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है? विज्ञान में रूपात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य विशेषता विज्ञान के शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त रूपात्मक आकलन है। विज्ञान के रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता विज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त रूपात्मक आकलन है। और इसका आंसर कौन सा है? ये सही है। इसका उद्देश्य जो होता है विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। निम्न में से कौन सा विज्ञान के रूपात्मक आकलन का मुख्य विशेषता है? ये विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। ठीक है, रूपात्मक आकलन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति। विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति आपको पता है, जो प्रोजेक्ट मेथड था, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? किलपैट्रिक ने दिया था। ठीक है, डैश के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है, डैश के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। देख लेते हैं पहले डिस्क्रिप्शन को। विज्ञान शिक्षण में परियोजना मेथड या प्रोजेक्ट मेथड पद्धति पर कार्य करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह परियोजना करके सीखो, जीवन में सीखो, जीवन में सीखना, विद्यार्थियों के सहयोग द्वारा सीखना आदि सिद्धांतों पर कार्य करती है। इसके जन्मदाता जो हैं किलपैट्रिक हैं। इस पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि जो है परियोजना पद्धति जो है, प्रोजेक्ट मेथड के जो जन्मदाता हैं वो किलपैट्रिक हैं। और इसका सिद्धांत क्या है, इसका उपयुक्त मेथड क्या है? वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना। और इसके सिद्धांत जो हैं करके सीखो, जीवन में सीखो, विद्यार्थियों के सहयोग द्वारा सीखना आदि इसके सिद्धांत है। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, विद्यार्थियों में ABCD जब सूखे लिटमस, विद्यार्थियों में ABCD ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा जस्ट अ मिनट, हाँ, विद्यार्थियों ABCD ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा को रगड़ा तो उन्हें निम्नलिखित अवलोकन किया। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, लिटमस का जो पेपर होता है वो तभी वर्क करता है जब वो आपका गीला हो। जब सूखे लाल रंग या नीले रंग के लिटमस पर ठोस बेकिंग सोडा रगड़ा जाता है तो वह कोई क्रिया नहीं करता है, क्योंकि बेकिंग सोडा नमी की उपस्थिति में ही लिटमस पेपर पर प्रभाव डालता है। बेकिंग सोडा का इफेक्ट लिटमस पेपर पर तभी पड़ेगा जब उसमें नमी होगी। ये चीज ध्यान में रखना है। तो इन दोनों ही केसेस में, चाहे वो लिटमस पेपर आपका, क्योंकि लिटमस पेपर भी सूखा है, बेकिंग सोडा भी सूखा है, तो इसमें जो है लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंड डी, ये जो टेबल दिया है इसमें डी सही है। ना लाल वाले लिटमस पेपर पर इफेक्ट पड़ेगा, ना तो नीले वाले लिटमस पर इफेक्ट पड़ेगा बेकिंग सोडे का। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है।
विज्ञान में सैद्धांतिक संकल्पनाओं बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की सत्यता की जांच करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। ठीक है, सैद्धांतिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं की सत्यता की जांच करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। तो इसका आंसर कौन सा सही हुआ? आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का प्रमुख कारण है कि विद्यार्थी के अंदर तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना तथा उसे दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? आंसर सी है, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें देखिए, प्रतिजैविक डैश के उपचार में प्रभावित होता है। प्रतिजैविक जो होता है वो हैजे के उपचार में प्रभावित होता है। प्रतिजैविक का प्रयोग हैजे के उपचार में किया जाता है। हैजा एक संक्रामक रोग है। यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यह जीवाणु से होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाला जो है रोग है, और जो विब्रियो कॉलेरी नाम का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये हैजा होता है। तो इसका जो आंसर है वो जो है, आंसर कौन सा है? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।